अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, उसे हम लोग इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। अभी इसे पढ़ने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल बच्चों का लाइन। तो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन लगा है बच्चों का। अगर इसमें से कोई एक बच्चा बाहर आया, या फिर अगर बच्चों ने आड़ी टेढ़ी लाइन लगाई, या फिर अगर यहाँ से कोई एक बच्चा उठ के चला गया, तो इससे क्या हो जाएगा, इरेग्युलरिटीज आ जाएगी इनके अरेंजमेंट के अंदर। जो लाइन परफेक्ट थी वो बनेगी इम्परफेक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। समझा ये वाला? तो अगर सॉलिड स्टेट में हमें देखना है, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में जो एटम्स अरेंज्ड होते हैं, यहाँ पे जो एटम्स कॉम्पैक्टली पैक्ड अरेंज होते हैं, उसमें से अगर कोई एक एटम अगर गया तो वहां पे आ जाएगा वैकेंसी, स्पेस खाली हो जाएगी तो वैकेंसी आ जाएगी। दूसरा, अगर कोई यहाँ से एक एटम उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरेग्युलरिटीज आ जाएगी अरेंजमेंट के अंदर। तो जो इरेग्युलरिटीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called defect और imperfection। अभी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट आते कैसे हैं, तो याद रखो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। तो अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर फास्ट रेट में होगा तो डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को कम करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग स्लो करेंगे। अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो रेट में अगर हम लोगों ने किया तो डिफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे, जो चांस है, रिस्क है डिफेक्ट्स इंक्रीज होने का, वो कम हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि आइडियल क्रिस्टल्स, मतलब ऐसा भी होता है क्या कि क्रिस्टल्स विथ नो इम्प्योरिटी बनते हैं, या फिर क्रिस्टल्स में सिर्फ डिफेक्ट्स आते हैं। तो याद रखो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आइडियल क्रिस्टल्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज नहीं होती। बट अगर टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया तो क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे बोला है कि आइडियल क्रिस्टल्स विथ नो डिफेक्ट्स are possible only at the absolute zero of temperature. Above this temperature, no crystalline materials are 100% pure. प्योर नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट्स होंगे, इम्प्योरिटीज होंगे, तो दे कंटेन डिफेक्ट्स। बट डिफेक्ट्स कितने भी हो, वहां पे सॉलिड का जो न्यूट्रलिटी होता है वो मेंटेन रहता है। Whatever be the nature of crystal defect, electrical neutrality of the solid is maintained. ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। इसमें फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट। अभी पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, इरेग्युलरिटीज। तो पॉइंट डिफेक्ट, देखो पॉइंट मतलब क्या, जो हम लोगों ने लैटिस बोला था ना, वही जो चेयर्स हम लोगों ने बोले थे वो होते हैं लैटिस, और उसके ऊपर जो हम लोग बैठेंगे वो होता है बेसिस। तो बेसिस मतलब कौन, एटम। तो यहाँ पे जो इरेग्युलरिटीज आएंगे वो किस में आ जाएंगे, अरेंजमेंट ऑफ बेसिस पे, मतलब हम लोग के अरेंजमेंट के ऊपर। तो इरेग्युलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और बेसिस एट लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसे बोलना है हम पॉइंट डिफेक्ट। अगर हम लोग में अगर इरेग्युलरिटीज आया, अगर हम लोग का अरेंजमेंट अगर इधर उधर हो गया, तो वो हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। इसमें तीन टाइप्स है, एक है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी, और तीसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। तीनों डिफेक्ट में से हम लोग फर्स्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अभी स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, अगर एक कोई कंपाउंड दिया है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ कटायंस या फिर नंबर ऑफ कटायंस और अनाइन, उनका जो रेशियो रहेगा ना, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, वो फिक्स्ड होगा। एग्जाम्पल ले लो, एक C6H12O6 एक ग्लूकोज है। अगर मैंने ग्लूकोज का रेशियो निकाला तो वो कितना आएगा, 1:2:1, ये हुआ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में जो भी स्टोइकियोमेट्री रहेगी कंपाउंड की, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो क्या बोला है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, या फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, एंड जो फिक्स रेशियो है उसे ही बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड।
और इस डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होते, फिक्स रहेगी, मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम फिक्स रहेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायन फिक्स्ड होगा। तो अभी इसमें 4 टाइप्स है, एक वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल। तो इसमें से हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अभी वैकेंसी डिफेक्ट बोला है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, ये है परफेक्ट क्रिस्टल, प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है, बट क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बीच वाले कोई भी एक एटम, सपोज यहाँ पे बीच वाले एक एटम यहाँ से चला गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखो, और ये कब होता है, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइट। अगर पार्टिकल मिसिंग है तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर वैकेंसी क्रिएट हुआ तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और ये वाला जो डिफेक्ट है ना, वो अगर सब्सटेंस को हीट करोगे तो भी आ सकता है। अभी इसमें एक एटम कम हुआ तो मतलब इसका मास भी कम होगा, और डेंसिटी पे इसका असर क्या होगा, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसमें एक एटम कम हुआ तो ऑब्वियसली एक एटम का मास तो कम होगा, तो अगर मास इस वाले में डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ये जो वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। अगर मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगी, और बट वॉल्यूम जो है वो रहेगा अनचेंज्ड। तो ये था अपना पॉइंट डिफेक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, अभी इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है कि ये जो एटम्स है ना, इनके बीच का ये स्पेस, अभी 2 एटम्स है, एक एग्जांपल देती हूं मैं यहाँ पे। अगर ये एटम्स ऐसे अरेंज्ड है तो इनके बीच का जो स्पेस रहेगा, ये वाला जो स्पेस रहेगा, इसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल हम लोग साइड्स भी बोलते हैं, और ये स्पेस को हम लोग वॉइड्स भी बोलते हैं, इतना याद रखो। तो इंटरस्टिशियल साइड्स मतलब क्या, इंटरस्टिशियल साइड्स आर द स्पेसेस और वॉइड्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स एट लैटिस पॉइंट। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे कि when some particles of crystalline elemental solid occupy interstitial site in the crystal structure is called self interstitial defect। अगर कोई इस कंपाउंड में से अगर कोई एक एटम आया, इसी कंपाउंड का कोई अगर एक एटम आया और इसकी जगह यहाँ पे ले ली, अगर कोई कंपाउंड का एक एटम, मतलब इसी कंपाउंड का एक एटम यहां से उठ के अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर वो बैठ गया तो उसे बोलना है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो दिस डिफेक्ट अकर्स इन फॉलोइंग 2 वेज। पहले क्या होगा इसमें कि एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब यहाँ पे एक पहले से यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे ये नहीं है, ये अपना नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बट अगर बाहर से कोई एक एटम आया और उसने इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई किया तो वो एक डिफेक्ट आ सकता है। वही बोला है फर्स्ट पॉइंट के, एक्स्ट्रा पार्टिकल ये आया बाहर से, एक्स्ट्रा इधर से इधर, अंदर में से कोई उठ के नहीं गया, एक्स्ट्रा एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठा, तो यहाँ पे इरेग्युलरिटीज आ जाएंगी, मतलब आ जाएगा डिफेक्ट। This particle is same as those already present at the lattice point। अभी ये जो बाहर से पार्टिकल यहाँ पे आएगा ना, वो सेम इनके जैसा ही दिखेगा, सेम टू सेम इनके जैसा ही दिखेगा, और वो अपना प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, द एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीजेस द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अभी ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे आके बैठा है, मतलब मास भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझा, ये जो पार्टिकल बाहर से आएगा ना, एक्स्ट्रा पार्टिकल, वो इनके जैसा ही दिखेगा,
एक एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ ये किया कि यहाँ पे अगर सोडियम 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 है तो ये जो बाहर वाला रहेगा वो भी सोडियम ही होगा, और वो सोडियम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये है फर्स्ट टाइप, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंडली इन द एलिमेंटल सॉलिड अ पार्टिकल गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल। मतलब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें से यहाँ पे वो एक एटम था, इसी कंपाउंड का एक एटम यहां से उठ के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो यहाँ पे भी आया डिफेक्ट। समझा? इसी पॉइंट में यही बोला है कि इसी एटम का, इसी ये जो सॉलिड है खुद के सॉलिड, मतलब एक सॉलिड है उसी का एटम यहां से अपना अरेंजमेंट छोड़ के, अपना सीक्वेंस छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में गए, तो यहां पे आया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। In the second case, because of the displacement of a particle, a vacancy defect is created at its original regular site. तो इसमें ना अगर एटम यहां से उठ के यहाँ पे चला आया, इसका मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई। अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई मतलब यहाँ पे आ जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, और ये जो एटम है वो उठ के चला गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इसके वजह से भी यहाँ पे आया डिफेक्ट। तो यहाँ पे दो डिफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। At the same time, interstitial defects results at its new position. अभी मैंने बोला, we can therefore say that in this defect there is a combination of vacancy defect and self-interstitial defect. This defect preserves the density of the substance because there is neither loss nor gain in the mass of a substance. इस वाले में ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या हुआ है, मास इंक्रीज नहीं हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ, क्योंकि इसी सॉलिड का एक एटम अपना लाइन छोड़ के यहाँ पे आया, तो यहाँ पे दूसरा बाहर से ऐड नहीं हुआ है ना ही यहाँ से बाहर गया, तो यहाँ पे मास का लॉस नहीं हुआ ना ही गेन हुआ, तो इससे डेंसिटी भी इंक्रीज नहीं होगी ना ही डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, मास सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे शॉर्टकट डिफेक्ट। अभी शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, पिक्चर से ही हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो माइनस प्लस, मतलब माइनस क्या होता है अनायन, और जो अपना प्लस होता है वो कटायन। अभी इसमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे साइज एक का बड़ा क्यों दिखा है, एक का स्मॉल क्यों दिखा है, क्योंकि अनायन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है और कटायन का साइज स्मॉल होता है, इसके वजह से यहाँ पे स्मॉल लार्ज ऐसे दिखा है। अभी इसमें आप देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस का सीरीज है, बट यहाँ पे माइनस वाला जो अनायन है वो यहाँ पे मिसिंग है। इस वाले केस में माइनस प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला कटायन मिसिंग है। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायंस अगर सॉलिड में से, क्रिस्टल में से अगर मिसिंग हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, तो उसे बोलना है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, क्रिएट होगा लॉस ऑफ कटायन एंड लॉस ऑफ अनायन, जो अभी मैंने बोला। Thus there exist two holes per ion pair lost, one created by missing cation and other by a missing anion. Such a pair cation anion is called Schottky defect. अगर missing है equal number of cation, equal number of anion, तो उसे हम लोग बोलते हैं Schottky defect. यह है conditions for the formation, कैसे defect form होता है। तो फर्स्ट क्या बोला, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, आयंस है ना इसमें कटायन अनायन, इसलिए बोला हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। दूसरा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, टचिंग पेयर्स, जो हम लोगों ने इसके पहले किए थे। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, अनायन का साइज लार्ज होता है, कटायन का साइज स्मॉल होता है। और लास्ट रेशियो, रेशियो कटायन वर्सेस कटायन अपॉन अनायन क्या आएगा, इज नॉट फार बिलो यूनिटी। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हम लोग। फर्स्ट बोला कि एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, कटायन और अनायन का लॉस हुआ है, तो मतलब मास भी लॉस हुआ है। तो अगर मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, बट
जो वॉल्यूम है वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि नंबर ऑफ मिसिंग कटायंस एंड अनायंस इज इक्वल, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। प्लस और माइनस गए, तो अगर प्लस सिर्फ जाता तो वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती, बट इसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव गए तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये पॉइंट याद रखो, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल्स सच एज NaCl, AgBr एंड KCl। नेक्स्ट करेंगे फ्रेंकेल डिफेक्ट। अभी फ्रेंकेल डिफेक्ट में देखो ये वाला सॉलिड, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, मतलब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कटायन है यहाँ से उठ के इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में आया। सेम यहाँ पे भी नीचे हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला जो छोटा कटायन था वो यहाँ से उठ के इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में आया। अभी इसमें याद रखो, जो कटायन है ना उसका साइज स्मॉल होता है तो वो इजीली इंटरस्टिशियल स्पेस में आ सकता है, इसके वजह से सिर्फ कटायन ही इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयन होता है, मतलब स्पेसिफिकली कटायन, अपना प्लेस छोड़ के यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करके वो इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस वाले में भी सेम दो डिफेक्ट्स आएंगे, एक आएगा वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसी में यही बोला है कि व्हेन एन आयन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग from its regular site and occupies interstitial position between the lattice points। इसमें मोस्टली कटायन का साइज स्मॉल होता है, अनायन का साइज लार्ज, तो कटायन जो है वो इजीली ये हो सकता है, अपना प्लेस चेंज करके इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में आ सकता है। अभी इसमें ना कटायन का लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और इसमें मास भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुआ है, ना ही कोई गया, तो यहाँ पे मास सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे यही जो मैंने बताया वही बोला है, आप वो गो थ्रू करो। फिर है कंडीशंस। कंडीशन क्या बोला है कि आयोनिक कंपाउंड डिफेक्ट्स अकर इन आयोनिक कंपाउंड्स विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज। कटायन एंड साइज का जो डिफरेंस रहेगा वो लार्ज रहेगा। लार्ज मतलब अगर एक अनायन इतना है तो कटायन का इतना रहेगा, ऐसे लार्ज डिफरेंस ज्यादा रहेगा दोनों के साइज में। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या बोला है कि कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है कि कोई आयन मिसिंग नहीं है यहाँ पे, तो डेंसिटी और जो मास रहेगा वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। दूसरा यहाँ पे ना ही कटायन मिस हुआ है ना ही अनायन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और ये एग्जांपल है, ये डिफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और ये कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किया, अभी सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, एक एग्जांपल ले लो, अगर घर में कोई एक बाहर का अजनबी अगर घुस आया घर में तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन, मतलब एक फॉरेन एटम हो जाएगा, मतलब एक इम्प्योरिटी हो जाएगा। तो वैसे ही सेम अगर सॉलिड क्रिस्टल में अगर कोई फॉरेन एटम अगर आया, मतलब कोई एक अजनबी एटम अगर आया उस सॉलिड स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो impurity defect arises when foreign atom, that is atom different from the host atom। host atom मतलब क्या, एटम, अपना जो क्रिस्टल है इसमें पहले से ही एटम्स है, उस क्रिस्टल के एटम्स पहले से ही उनमें प्रेजेंट है, मतलब वो होस्ट एटम है। अगर कोई बाहर वाला होस्ट एटम के अलावा अगर कोई बाहर वाला एटम आया तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहाँ पे दो टाइप्स, एक सब्स्टिट्यूशनल एक है इंटरस्टिशियल। तो सब्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब एक सॉलिड स्टेट है, अगर सॉलिड में से एक सॉलिड का अपना एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एटम्स अरेंज है कॉपर के, यहाँ पे एटम्स अरेंज्ड है कॉपर एटम्स। ये जो यहाँ पे भी पहले ऑरेंज ही था, यहाँ पे भी पहले ऑरेंज ही था, तो पहले यहाँ पे सारे कॉपर एटम्स है, बट एक फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आया, एक फॉरेन एटम यहाँ पे आया, जिंक, ब्लैक कलर का जिंक।
तो उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब यहाँ पे जो पहले कॉपर एटम था उसको निकाल के जिंक खुद आके यहाँ पे बैठ गया। सेम यहाँ पे पहले कॉपर था, उसे हटा के जिंक यहाँ पे आके बैठ गया, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी सेम जिंक ने उसकी जगह ले ली। तो अगर होस्ट एटम को निकाल के अगर वो फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन एटम अगर यहाँ पे उसकी जगह ले ली तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी। The regular atoms are displaced from their lattice site by impurity defect. Regular atoms मतलब यहाँ पे कौन था, पहले कॉपर, तो उसे वहां से हटा के किससे रिप्लेस किया, यहाँ पे जिंक। तो ये एग्जाम्पल था सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी, समझा ये। अभी नेक्स्ट है वैकेंसी थ्रू एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। अभी ये जो इम्प्योरिटी है ना वो सेम फॉरेन वाले ही रहेगी, मतलब अजनबी ही रहेगी, बट एल्यूवेलेंट क्या होता है, एल्यूवेलेंट मतलब जो फॉरेन पार्टिकल रहेगा ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहेगा। ये जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एटम है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो होस्ट एटम से अलग होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले Na+ था, ठीक है, यहाँ पे भी पहले Na+ था, बट ये फॉरेन एटम ने क्या किया, ये जो फॉरेन एटम है ना वो +2 लेके आया है। अगर इस फॉरेन एटम को +2 लेके यहाँ पे अंदर बैठना है तो वो क्या करेगा, +2 चार्ज को निकाल देगा, मतलब Na+ और Na+, दो Na+ को वो निकालेगा और खुद वहां पे जाके बैठेगा। समझा नहीं समझा? देखो फिर से मैं बताती हूँ कि यहाँ पे एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है कि ऐसी इम्प्योरिटी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होस्ट एटम से अलग होगा। यहाँ पे Na+ है, Cl- है, तो इसका ऑक्सीडेशन +1 या -1 नहीं रहेगा, इसका अलग ही कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ये इम्प्योरिटी लेके आई है +2 चार्ज। इतना समझा? ये है अपनी एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर इसे घर में घुसना है तो ये क्या करेगी, +2 चार्ज वाले को निकाल देगी। अभी यहाँ पे कोई +2 चार्ज है नहीं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो Na+ है, अगर इसको हम लोग टोटल करेंगे तो +1 क्या होता है, +2। तो ये फॉरेन पार्टिकल क्या करेगा कि यहां से 2 Na+ को निकाल देगा। यहां से एक Na+ को रिमूव किया, यहां पे था पहले Na+, उसको निकाल दिया, तो यहाँ पे Na+ गए, 2 Na+, मतलब +2 चार्ज गया। तो अभी कौन आएगा यहाँ पे, एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे आके बैठेगी, एक ही आएगी यहाँ पे बैठेगी। अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके आने से ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से +2 चार्ज तो गए, 2 सोडियम गए, बट उसके जगह पे ये स्ट्रोंशियम तो आया ना +2 चार्ज लेके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी इसमें। समझा? तो एल्यूवेलेंट आयन का यहाँ पे मैंने लिखा है कि आयन विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। समझा ये वाला? ये नोट से आप ये कॉपी कर सकते हैं, ये वाले नोट्स। सेकंड हम लोग करेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अबे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, इम्प्योरिटी मतलब क्या, एक फॉरेन इम्प्योरिटी, फॉरेन सब्सटेंस, वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। देखो एग्जांपल से ही समझ रहे कि यहाँ पे ऑरेंज कलर के आयरन एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फॉरेन एटम आया कार्बन, उसने क्या किया, एक इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई की, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलो अभी थर्ड हम लोग करेंगे डिफेक्ट, लास्ट डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी स्टोइकियोमेट्रिक में क्या था, जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स तो वो सेम था। अभी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो जो रहेगा वो डिफरेंट होगा, दैट इज नंबर ऑफ कैटायंस अपॉन नंबर ऑफ एनायंस। जो रेशियो आएगा, फिक्स जो रेशियो रहेगा वो चेंज रहेगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें दो टाइप से, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आप देखो ये वाला सॉलिड क्रिस्टल,
अभी इसमें ये वाला जो मेटल डेफिशिएंसी है ना, वो हम लोग किस में ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे कंपाउंड में, ऐसे सॉलिड में जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे Na+2 O2 माइनस और Na+3, तो यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसके वजह से यहाँ पे इसे मतलब यहाँ पे आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे ना देखो O2 माइनस Na+2 O2 माइनस, यहाँ पे Na+2, मतलब यहाँ पे एक निकेल जो मेटल है वो मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे मिसिंग है, वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे आ गया है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल एक डेफिशिएंसी, मेटल की डेफिशिएंसी है, इसलिए इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मेटल गायब है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी क्या इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे Na+3 और यहाँ पे Na+3 है, मतलब यहाँ से +2 तो गया, बट वो +2 जो गया है ना, वो इन्होंने बैलेंस किया। +2 मतलब क्या? +1+1। देखो पहले यहाँ पे Na+2 था, सपोज यहाँ पे पहले Na+2 था, Na+2 था, यहां से +2 चार्ज गया, 2 +1+1 गए, वो जो +1+1 गए ना, उनका कमी इन्होंने पूरा किया। जो +1+1 ना, अगर मैंने Na+2 में डाल दिया तो वो हो जाएगा Na+3 Na+3। तो इन दोनों के वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे मतलब कुछ ये अनबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस रहेगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी मेटल एक्सेस बोला है, मतलब मेटल वहां पे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे दो टाइप्स, एक न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन विच ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन, और दूसरा है बाय अनायन वैकेंसी। तो फर्स्ट वो न्यूट्रल एटम वाला देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले अरेंजमेंट हुआ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एटम्स का, यहाँ पे एक एक्सेस क्या डाला है, न्यूट्रल जिंक एटम। तो यहाँ पे जिंक एटम न्यूट्रल डाला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कोई चार्ज ऐड हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस में है एक मेटल, तो यहाँ पे ये होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी दूसरा वाला देखेंगे जिसमें +2 था, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि न्यूट्रल एटम या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड केस में जो जिंक ऑक्साइड है ना, अगर उसको हीट किया तो वहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, साथ में ये बनेगा Zn+2। अगर जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो Zn के ऊपर आएगा +2 चार्ज। अभी ये क्या करेगा, ये जो Zn+2 है ना, वो यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा। मुझे जगह ले लेगा मतलब यहाँ पे अपना नॉर्मल जो अरेंजमेंट है वहां पे वो अभी Zn की जगह पे कौन जाएगा, Zn+2। बट अगर यहाँ पे +2 ऐड हुआ तो वैकेंसी अपना जो है मेटल एक्सेस वाला, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसके कारण Zn+2 के साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे +2 भी आएगा और -2 चार्ज भी आएगा, तो वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। चलो अभी नेक्स्ट करेंगे बाय अनायन वैकेंसीज या एफ सेंटर। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिफेक्ट है ना, वो क्या करेगा, इंपार्ट करेगा कंपाउंड को कलर। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसे हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। तो इससे क्या होगा, इसमें जो सोडियम एटम्स है ना, वो क्रिस्टल के सरफेस पे आ जाएगा, और साथ में जो Cl- है वो क्या करेगा, क्रिस्टल जो है ना, इस पे पूरा डिफ्यूज होगा, स्प्रेड होगा। उससे क्या होगा कि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्रिस्टल की सरफेस पे कौन है, सोडियम एटम, और दूसरा Cl- आयन पूरा डिफ्यूज हुआ है। तो ये जो Cl- आयन जो डिफ्यूज हुआ है वो क्या करेगा, कंबाइन होगा अपने सोडियम एटम के साथ, और ये बनेगा NaCl, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने जो रिलीज किया है वो क्या करेगा, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें पहले जो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी,
तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ये वाला जो स्पेस होगा वो रहेगा एफ सेंटर, और इसी की वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड है उसे मिलेगा येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले Cl माइनस था, तो माइनस की जगह पे इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने पूरा डिफेक्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर ऑफ सॉलिड्स में 3 टाइप से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश फॉर्म में पढ़ेंगे इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज का, सिर्फ वैल्यू याद रख लें। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना रहेगा, 10⁴ है या 104 नहीं, ये जो है ना वो 10⁴ आना चाहिए, 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। इंसुलेटर्स में क्या आएगा, 10⁻⁻20 to 10⁻−10 पर ओम पर मीटर, और सेमीकंडक्टर्स में क्या आएगा, 10⁻6 to 10⁴ पर ओम पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के वैल्यूज है, वो याद रखो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, तो कंडक्टर्स के लिए एग्जांपल क्या आएगा, मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इंसुलेटर्स के लिए क्या आएगा, नॉन मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेमी के लिए क्या आएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो नेक्स्ट करेंगे बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में 2 टाइप से, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो देखो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है ना वो नीचे की तरफ दिया है, मतलब ये लोअर एनर्जी वाला, और ये कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ है, तो ये हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल। अभी याद रखो जो वैलेंस बैंड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, एक दूसरे से टाइटली बाउंड रहेंगे, तो ये मूव नहीं करेंगे। अगर ये मूव नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दे आर नॉट मोबाइल, और दूसरा दे आर लोकलाइज्ड, ठीक है। वाइल इन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, जब मतलब पूरा ये जो कंडक्शन बैंड होता है वो होता है वेकेंट, या फिर बोल सकते हो पार्शियली फिल्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहाँ पे आए तो पार्शियली फिल्ड, इसलिए पार्शियली फिल्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले में मूव करेंगे। अगर इन्होंने मूव किया तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, मोबाइल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीलोकलाइजेशन। अगर रीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इनके बीच में ये जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। बैंड गैप, अगर ये बैंड गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से यहां पे जा सकते हैं, बट अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर नहीं जंप कर सकते। तो किस वाले कंडीशन में बैंड गैप स्मॉल होता है, बैंड गैप लार्ज होता है, वो देखो। मेटल के केस में, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखो मेटल के केस में यहाँ पे बैंड गैप है ही नहीं, डिस्टेंस बहुत मतलब एकदम बहुत ही कम है, ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकता है। सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप छोटा सा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बट इंसुलेटर के केस में यहाँ पे बैंड गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जंप करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बैंड गैप जिधर बहुत ज्यादा स्पेस है उसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन। अभी जो मैंने वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में बोला, यहाँ पे मैंने लिखा है कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ होता है तो हायर एनर्जी बैंड, उसमें वैकेंट होता है या फिर पार्शियली ऑक्यूपाइड होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, दे आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड, तो इसके वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैलेंस बैंड नीचे होता है, लोअर एनर्जी बैंड, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज बैंड गैप, और ये जो साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड करेगा कि वेदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड विल ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड और नॉट।
तो अगर बैंड गैप लार्ज है तो मुश्किल है ऊपर जाने के लिए, अगर बैंड गैप स्मॉल है तो वो इजीली जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये किया था। अब इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है सेमीकंडक्टर्स। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक क्या होता है वो देखो, क्या बोला है कि अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव अ वेरी लो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर कम है तो वो हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। क्यों? दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सफिशिएंट एनर्जी so as to promote to the conduction band increases as temperature increases। अब एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, हम लोग नीचे के वाले में, ठीक है, और यहाँ पे आग लगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे। आग लगी मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर नीचे के माले में अगर आग लग गई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के माले में चले जाएंगे। तो सेम वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स करेंगे कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है वो कहाँ पे जाएंगे, ऊपर कंडक्शन बैंड में। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी, हम लोग जोर से भागने, जितना हम लोग में एनर्जी उतना एनर्जी लेके हम लोग भागेंगे ऊपर जाने के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सफिशिएंट एनर्जी so as to get promoted to the conduction band increases as temperature increases। और वहां पे ऊपर जाने में क्या होगा, वहां पे हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मूव करेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। Thus at higher temperature there are mobile electrons in the conduction band and more vacancy। यहाँ पे अभी कोई नहीं है नीचे के माले में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगी and more vacancies in the valence band than at lower temperature। समझा ये वाला? इसमें क्या था, फर्स्ट क्या है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया इससे क्या होगा, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर शिफ्ट होंगे। इसके वजह से नीचे कोई रहेगा नहीं, तो नीचे के साइड में मतलब वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है। In fact, semiconductors are insulators at low temperature and conductors at high temperature। ये पॉइंट याद रखो। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है वो देखो। A doped semiconductor having higher electrical conductivity than pure intrinsic। इंट्रिंसिक से as compared to intrinsic इसका जो रहेगा कंडक्टिविटी वो ज्यादा रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। अब ये डोपिंग क्या होता है वो देखो। अ डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी। अगर सेमीकंडक्टर में अगर छोटा सा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मैंने ऐड किया तो इंक्रीज द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। समझा? मतलब जो प्रोसेस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी वाला जो प्रोसेस है इसे हम लोग डोपिंग बोलते हैं, और जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी को हम लोग बोलेंगे डोपेंट। द एडेड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट। समझे ये डोपिंग और डोपेंट? अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं इम्प्योरिटी का तो वो प्रोसेस को बोलना है डोपिंग, और जिस चीज का एडिशन कर रहे हैं मतलब इम्प्योरिटी का उसे बोलना है डोपेंट। अब एक टू टाइप्स है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अभी एन टाइप पी टाइप क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है ना ऊपर वाला जो बैंड, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें ना दो ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप 15 और ग्रुप 40। हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रुप 15 वाला एटम्स जो रहेंगे ना वो हम लोग ऐड करेंगे ग्रुप 14 में। देखो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स टू ग्रुप 14। 15 वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 14 में ऐड करना, बड़ा वाला नंबर छोटे में ऐड होगा, तो ग्रुप 15 ग्रुप 14 में ऐड अगर किया तो वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 15
ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं, और इसमें क्या डोप किया है, ग्रुप 15 वाला जो एलिमेंट है वो डोप किया है ग्रुप 14 में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एग्जाम्पल, यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट, ये जो ब्लू वाले हैं सारे, ये भी सपोज अपना सिलिकॉन एटम है, ब्लू वाला सिलिकॉन एटम, मतलब यहाँ पे है पूरा फ्रेमिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। अब मैं क्या करूंगी, ये लाऊंगी अपना ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब फॉस्फोरस। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डोपिंग प्रोसेस करूंगी, मतलब ये फॉस्फोरस मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, और ये जो फॉस्फोरस है मैं ऐड करने वाले हूं, तो ये फॉस्फोरस हो जाएगा डोपेंट। तो यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस ऐड किया, ग्रुप 15 मैंने ग्रुप 14 में ऐड किया, तो ये सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्स बने, बट इसका कोई पेयर नहीं बना, तो ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो एटम्स रहेंगे वो हमें ऐड करना है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने 15 को 14 में ऐड किया था, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, 13 को 14 में ऐड करना है, ऐड करना तो 14 में ही है दोनों के केस में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग अ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम फ्रॉम ग्रुप 14 विद एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13। तो इसमें क्या करेंगे, ग्रुप 13 का एलिमेंट 14 में ऐड करेंगे। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे सिलिकॉन मतलब पूरा फ्रेमिंग किया है ग्रुप 14 से। अभी मैं क्या करूंगी, ग्रुप 13 का एक एटम लूंगी, मतलब यहाँ पे मैंने लिया बोरॉन। अभी बोरॉन में यहाँ पे ऐड करूंगी, मतलब बोरॉन हो जाएगा डोपेंट मतलब इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे बोरॉन ऐड किया, तो ये बना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी इसमें ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो यहाँ पे ये बना होल, यहाँ पे ये होल क्रिएट हुआ है। तो चलो अभी लास्ट पार्ट बचा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें करना है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो देखो एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट है अपना पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। अभी पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होता है कि जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो वीकली अट्रैक्टेड रहेगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक लड़की रखी है मैंने जो कि है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये दो बॉयज है, ठीक है, या फिर ले लो एक बॉय है यहाँ पे, ये है सिंगल मतलब अनपेयर्ड, किसी और के साथ इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है सिंगल और ये भी है सिंगल, तो इनके बीच में हो जाएगा अट्रैक्शन। बट यहाँ पे इस वाले केस में जो अट्रैक्शन होगा वो वीकली अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वीकली अट्रैक्टेड होंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे बोलना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। The unpaired electrons are weakly attracted by magnetic field are called as paramagnetic substances. Example, oxygen Cu2 plus Fe3 plus and Cr plus 3. Important है, बोर्ड्स में पूछते डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। अभी डायमैग्नेटिक सॉलिड्स में क्या बोला है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये जो केस है इसमें सेम, फिर से वो लड़की है ये गर्ल और यहाँ पे ये लड़का, ठीक है, बॉय। अभी ये जो बॉय है ना वो पहले से ही किसी और के साथ बंधा हुआ है, मतलब पेयर है, और ये अपने मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको पता है कि ये पहले से ही किसी और के साथ है, तो वो इसे अपनी तरफ बुलाएगी क्या, नहीं, वो क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, वीकली रिपेल्ड करेगी वो, तो यहाँ पे वो सॉलिड होगा डायमैग्नेटिक सॉलिड। All electrons paired are weakly repelled by magnetic field are said to be diamagnetic solid. Example N2F2 NaCl and H2 और ये अपना बेंजीन। समझा। अभी लास्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक क्या बोले कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। तो पहले वाला जो केस था वो उसमें था वीकली अट्रैक्टेड,
बट इसके केस में क्या हो जाएगा, ये गर्ल और बॉय दोनों भी सिंगल है, मतलब अनपेयर्ड है दोनों भी, तो इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल याद रखो, फीकोनी गर्ड मतलब गाइडोनियम CrO2। समझा? तो यहाँ पे देखो फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर दो सिंगल है अनपेयर्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वहां पे वीकली अट्रैक्शन हुआ तो वो होगा पैरामैग्नेटिक सॉलिड। दूसरा, यहाँ पे ये पेयर्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पेयर्ड है तो ये रिपेल करेगी इसे, वीकली रिपेल किया तो ये डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे मैंने ये सॉलिड स्टेट वाला कंप्लीट चैप्टर मैंने इन डिटेल में यहाँ पे ये कंप्लीट किया है। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के चाहिए, वैसे मैं बना दूंगी। और अगर मेरा टॉपिक समझ रहा है तो मैं सिखा रही हूँ वो समझ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो माय चैनल केमिस्ट्री विद भक्ति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।